चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से अब झुकेंगे नहीं। चल पड़े हैं तो अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं। मंजिल चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, हौसले हमारे अब कभी झुकेंगे नहीं। हौसले हमारे अब कभी झुकेंगे नहीं। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पाराशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो बच्चे बहुत सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का, तो खुशखबरी तो मिली गई होगी अभी तक। हाँ, मैं मानता हूं नोटिफिकेशन अभी ऑफिशियल नहीं आया है, पर यह खुशखबरी आपको मिल गई होगी। एक नोटिस बहुत वायरल हो रहा है जिसमें करीबन अब आपकी ग्रुप डी की 22,000 के आसपास आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये नोटिस आप लोगों को, इस पे हमने पहले भी चर्चा की हुई है, इवेंट भी किया हुआ है, और उसमें बकायदा उस नोटिस में लिख के आ रहा है 22,000 और ब्रैकेट में लिख के आ रहा है कि अप्रोक्स, यानी कि आपको इससे भी ज्यादा वैकेंसीज ग्रुप डी की देखने को इस साल मिल जाएंगी। तो मन में प्रश्न तो होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शायद इस पेपर को दूसरी बार दे रहे हो, क्योंकि 2025 वाला भी आया, अब 26 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे जो आप पहली बार दे रहे होंगे। तो आज का ये जो मेरा इवेंट होने वाला है, इस इवेंट में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं ग्रुप डी के बारे में। यहां तक कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ग्रुप डी में जो विभिन्न पद आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट देखने को मिलती है, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सैलरी कितनी रहती है वो बताया जाएगा। योग्यता के लिए मन में डाउट्स रहते हैं, ऑनलाइन जब क्लास ले रहे होते हैं तो बच्चे आके बीच में बोलते हैं कि सर ग्रुप डी की क्या अब योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन है, 10th चाहिए, ITI चाहिए, जो भी चाहिए वो सब हम आज जानेंगे। प्लस आपका सिलेबस के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है ग्रुप डी का। 22,000 से ज्यादा आपको वैकेंसीज मिलेंगी, पर जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत पर्याप्त समय रहेगा उस पेपर को तैयारी करने का। ठीक है, ये समय जो है वो सबके पास उपलब्ध रहेगा, क्योंकि अच्छे खासे मैं ये मान के चलूं कि अगर आज के हिसाब से भी देखूं, जनवरी के हिसाब से, तो आप ये मान लो आराम से 6-7 महीने तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे पेपर की तैयारी करने के लिए। तो आज समय को खराब ना करते हुए बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या क्या आपके पद होते हैं, फिर हम सिलेबस भी जानेंगे, सैलरी भी आपको बता दी जाएगी यहां पर जो रहेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पे ट्रैक मेंटेनर। सबसे पहला जो आपको एक पद देखने को मिलेगा, जिसमें आपका क्या है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए क्या काम होता है इसमें, मैं आपको बता दूं। दरारें, इसके अलावा मिसअलाइनमेंट, ढीले फिटिंग या रेल में खराबी का पता लगाने के लिए रेगुलर ट्रैक पेट्रोलिंग और इंस्पेक्शन किया जाता है। इसमें पद का नाम फिर से सुन लो, ट्रैक मेंटेनर का, इसके अच्छे खासे पद आते हैं। फिर क्या, क्लैंप, फास्टनिंग, फिश प्लेट को कसना और यह सुनिश्चित करना कि स्लीपर जो है वो मजबूती से लगे हुए हैं। ठीक है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। सुरक्षित, सुचारू और बिना रुकावट के ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मौसम स्थितियों में काम करना पड़ेगा, फील्ड वर्क है ये। ठीक है, नाम से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि ट्रैक मेंटेनर। ये नहीं बोलोगे गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, या फिर आपका क्या है, बारिश है। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपके पद है, उन पदों के हिसाब से आपको क्या है, ये काम तो आपके करने पड़ेंगे। ट्रैक मेंटेनर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ये काम। फिर दूसरा मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, ट्रैफिक। इसका क्या काम होता है वो जान लेते हैं। ट्रेनों को सही ट्रैक पर लाने के लिए ऑपरेटिंग और कंट्रोलिंग पॉइंट स्विच को ऑपरेट करना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, मान के चलो। स्टेशन स्टाफ के निर्देशों के अनुसार सही सिग्नलिंग और रूट सेटिंग सुनिश्चित करना, यह भी आपको याद रखना है। पटरियों पर किसी भी असामान्यता, रुकावट या असुरक्षित स्थिति की तुरंत रिपोर्ट करना। तो यह भी आपका क्या है, एक ऐसा पद है जिसका एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। मैं आपको हमेशा एक चीज ये मैंने बोली है जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, कोई भी नौकरी छोटी और कोई भी नौकरी बड़ी नहीं होती। आज एक IAS अधिकारी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो एक स्वीपर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्वीपर जो है वो काम करना बंद कर दे तो एक दिन में सबकी अकल ठिकाने हो जाएगी, जब सड़कें जो है गंदगी आपकी क्या है देखने को मिलेगी। तो हर पद जो है उसकी अपनी अपनी अहमियत है। चलते हैं कि तीसरे वाले पद पे, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। क्या काम होता है इनका, रेलवे कोच और वैगन की रख रखाव करना, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में क्या है, सहायता करना। सुपरविजन में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को खोलना और जोड़ना, यह काम होता है किसका, आपका जो मैंने अभी पद बताया यहाँ पे, असिस्टेंट वर्कशॉप का। नाम से ही समझ में आ रहा है, वर्कशॉप, जहां पे क्या है, जो भी आपके डिब्बे वगैरह होते हैं उनकी मेंटेनेंस जो है वो यहां पर की जाती है।
यह सुनिश्चित करने में मदद करना कि कोच और वैगन डिप्लॉयमेंट से पहले सुरक्षा और ऑपरेशन स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं या नहीं करते। यह काम होता है किसका, यहां पे जो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ग्रुप डी में जो पद होते हैं खास, वो सब की जानकारी मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। फिर अगर बात की जाए किसकी, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन मैकेनिकल, क्या काम है, ट्रेन चलने से पहले कोच और वैगनों का निवारक निरीक्षण करना है यहां पे, ठीक है। इसके अलावा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रेक पावर, कपलिंग, जो आपके दो डिब्बे जो आपस में जुड़ते हैं, बफर और सस्पेंशन सिस्टम की जांच करना। इसके अलावा देरी, खराबी या सुरक्षा जोखिमों से बचने के लिए जल्दी खराबी का पता लगाने में सहायता करना। तो इनकी भी आप समझ लीजिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कैरेज और वैगन वाले होते हैं, ठीक। आगे की बात करें, असिस्टेंट लोको शेड, डीजल और इलेक्ट्रिकल, इनका क्या काम है, इंजन, ट्रैक्शन मोटर, ब्रेक, कंट्रोल पैनल और सहायक सिस्टम की जांच में क्या है, सहायता करना। फिर बड़े ओवरऑल और तय मेंटेनेंस के दौरान सीनियर टेक्नीशियन की मदद करना। तो जो आपके सीनियर टेक्नीशियन होते हैं उनको ये असिस्ट करते हैं, यहाँ पे ये इनकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे नाम में ही लिखा है असिस्टेंट लोको शेड, आपको देखने को मिलेगा। यह पक्का करना कि लोकोमोटिव फिट, भरोसेमंद और डिप्लॉयमेंट से पहले सुरक्षित ऑपरेशन के लिए तैयार है या नहीं है। तो यह काम होता है किसका, यह काम आपको असिस्टेंट लोको शेड देखने का मिल जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंट ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिकल, इनका क्या काम होता है वो जरा देख लेते हैं। OHE, इसके अलावा कैटेनरी, कॉन्टैक्ट वायर, ड्रॉपर्स के इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयर में मदद करना। बात समझ में आ गई। ये सब आपके जो दिख रहा है फोटो से भी समझ में आ रहा है कि बेसिकली इनका काम जो होता है वो आपका क्या है, ये आप देख पा रहे हैं। जो ऊपर से जो वायर वगैरह जाते हैं उन सब की ये देखरेख करते हैं। फिर से सुन लो, कैटेनरी, कॉन्टैक्ट वायर, ड्रॉपर्स के इंस्पेक्शन करना, ट्रैक्शन सब स्टेशन, फीडर लाइन और आइसोलेटर के रख रखाव में सहायता करना, पावर फॉल्ट, घिसाव और अलाइनमेंट की समस्याओं का पता लगाने और उन्हें ठीक करने में मदद करना। आप देखो भाई, लोग क्या सोचते हैं भैया कि आपका जो है यहाँ पे जो नौकरी है भाई बस क्या होगी, ट्रैक वाली नौकरी होगी। पर ट्रैक में भी आप देखो ग्रुप डी में सबके अलग काम है, ट्रैक का अलग काम है, ऊपर जो आपके वायर्स जा रहे हैं उनका अलग काम है, ये जो वैगन बना हुआ है उनके लिए अलग आपके क्या है यहाँ पे पोस्ट बनी हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत देखने को नहीं मिलेगा, यात्री जो है वो बस बैठ के चले जाएंगे, पर अहमियत आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है, हर एक चीज को मेंटेन करना, एक एक चीज को। अब ये जो श्रेणी के लोग हैं ये आपको ज्यादा दिखेंगे नहीं, ज्यादा आगे नहीं आते हैं, पर इनका जो है ये हमारे रेल लाइन की जो है सभी चीजों को मेंटेन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, ये सब आप लोगों ने सिग्नल इस तरीके के देखे होंगे। टेलीकॉम क्या काम होता है इनका, सिग्नल, ट्रैक सर्किट और इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसे सिग्नलिंग उपकरणों की इंस्टॉलेशन और रखरखाव में सहायता करना। रेलवे कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, जैसे आपकी टेलीकॉम लाइनें हो गई, केबल हो गए, कंट्रोल कम्युनिकेशन के रखरखाव में सहायता करना। सुरक्षित दूरी बनाए रखने और ट्रेन की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम के भरोसेमंद तरीके से काम करने की सुरक्षित करना। तो सोचो ये तो एक कितनी बड़ी अहमियतता हो गई कि अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो आप जान सकते हैं कि कोई भी मिस हैपनिंग या एक्सीडेंट हो सकता है। तो सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कि ट्रेन के बीच में एक सुरक्षित दूरी बनी रहे, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम वन ऑफ द मोस्ट हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पे हो सकती है। ये तो बहुत देखा होगा जब आप जाते हैं ट्रेन में बैठते हैं, तो ये वाला आपने एक अलग टाइप का बिल्कुल सिस्टम देखा होगा। ठीक है, क्या है ये, असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग, क्या है ये, इसमें क्या होता है, टैंपिंग, लाइनिंग और लेवलिंग मशीन जैसी ट्रैक मशीनों के ऑपरेशन में मदद करना। हमने कई बार ऐसा कभी कभी इंस्टाग्राम पे भी देख लेते हैं कि ये कौन सी अलग टाइप की ट्रेन है, ये कौन सी अलग टाइप की जो रेल है जिसमें एक ही डिब्बा है पीले रंग का, ऐसा देखने को मिलता है। तो ट्रैक मशीनों की मरम्मत, सर्विसिंग और रूटीन मेंटेनेंस में सहायता करना, ट्रैक की स्थिरता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए मशीनों के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करना। देखो भाई ये ट्रैक काम कर रहा है, काम करेगा, तो ये ट्रैक तो अच्छा तब होगा जब ये मशीन अच्छी होगी। तो इस मशीन के मेंटेनेंस में भी आपका क्या है, बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये काम होता है किसका, असिस्टेंट ट्रैक मशीन का। फिर आगे आपको असिस्टेंट ब्रिज मिलेंगे इंजीनियरिंग के भी।
असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग, रेलवे पुल के रेगुलर इंस्पेक्शन और कंडीशनिंग मॉनिटरिंग में क्या है, मदद करना। साथ में पुल के स्ट्रक्चर, गार्डर, बेरिंग और फाउंडेशन के मेंटेनेंस एंड रिपेयर के कामों में सहायता करना। पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून पेट्रोलिंग और बाढ़ की निगरानी के लिए भी क्या है, दौरान सहायता करना। आप सोच सकते हो, आपको तो बस एक चीज दिखती है कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, ट्रैक पर चल रही है, बात खत्म। अभी तक तो ऐसे लगता होगा कि भैया ट्रैक का मेंटेनेंस है, ट्रैक की मेंटेनेंस अलग है, ऊपर लाइन जो जा रही है उसकी मेंटेनेंस अलग है, सिग्नल जो है उसकी मेंटेनेंस अलग है, ब्रिज जो है उसकी मेंटेनेंस अलग है। तो हर किसी चीज का क्या है, सेपरेट सेपरेट चीजों के लिए यहां पे एक्सपर्टाइज के लिए अलग अलग आपको पोस्ट यहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हॉस्पिटल असिस्टेंट मेडिकल क्या है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, रूटीन मेडिकल ड्यूटी और प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की क्या है, मदद करना। मरीजों की बेसिक देखभाल करना जिससे चलने फिरने में मदद और बेड साइड सपोर्ट उनको मिलता रहे। वार्ड और ओपीडी में साफ सफाई, स्वच्छता, रेलवे हॉस्पिटल आप जानते होंगे, और इन्फेक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड बनाए रखना। मेडिकल सप्लाई, उपकरणों की आवाजाही और हॉस्पिटल लॉजिस्टिक्स का क्या है, यहां पे मैनेजमेंट करना। यह काम होता है किसका, हॉस्पिटल असिस्टेंट का। अब बात करें असिस्टेंट डिपोट स्टोर, इसका क्या काम होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, रेलवे मटेरियल और जो स्पेयर पार्ट्स की खरीद, प्राप्ति, स्टोरेज और जारी करने में सहायता करना। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एसएनटी विभाग जो आपका सिग्नल वाला विभाग है को कंपोनेंट्स की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करना। औजार, पार्ट्स और उपकरणों की लोडिंग, अनलोडिंग और सुरक्षित हैंडलिंग में क्या है, सहायता करना। तो हम कह सकते हैं कि रेलवे में जो भी आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं, रेलवे मटेरियल होता है, उसका पूरा का पूरा क्या है, एक मेंटेन करके चलना रिकॉर्ड, वो काम होता है किसका, असिस्टेंट डिपोट स्टोर का। अब अगर बात की जाए, सबसे पहले मन में आ रहा होगा तो क्या आ रहा होगा कि भैया सैलरी कितनी है। सैलरी आपको क्या है, यहां पे लेवल 1 के लिए आपका क्या है, 18,000 आपका बेसिक। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि ये भी आपका क्या है, 7वां वेतन आयोग। ये 7वें वेतन आयोग के बात से बता रहा हूं, और आप जानते हैं कि अब आपका 8वां वेतन आयोग आगे लगेगा, तो आपकी सैलरी अच्छी खासी पहुंचने वाली है। चर्चा में चल ही रहा है 8वां वेतन आयोग, तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे क्या है, आने वाले समय में अपने आप को क्या है, ग्रुप डी में देखना चाहते हैं। साथ में आप ये भी जानते हैं कि जब आप रेलवे में आपका पद सिलेक्शन हो जाता है तो आपको रेलवे की तरफ से और भी बहुत सारी क्या है, सहूलियतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बेसिक पे रहेगा 18,000 में, 8वां वेतन आयोग में ये आपका और बढ़ सकता है। अब आप जानते ही हैं, योग्यता जब 2025 में आपकी जब ये पद आए थे तो आपकी शुरुआत में ही जनवरी के टाइम पे 2025 में एक नोटिस आ गया था। ठीक है, उस नोटिस में ये लिख दिया था कि अब आपका जो ग्रुप डी के लिए योग्यता है उसमें या तो 10वीं पास हो, या फिर आपका आईटीआई हो, या फिर वो जो अप्रेंटाइज का क्या होता है आपका सर्टिफिकेट होता है वो भी है तो वो चलेगा। ठीक है, अप्रेंटाइज का आपका सर्टिफिकेट जो है तो वो भी अगर आपका है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बड़ा एक बच्चों के अंदर था कि सर 10वीं होगी या सिर्फ आईटीआई होगा या सिर्फ सर्टिफिकेट होगा, तो अभी तो देखो अब नए पद तो अभी नए आए हैं, आ जाएंगे 2026 में भी, जो 22,000 पद के आने की बात हो रही है, तो मोर और लेस आपका यही रहेगा। 2019 में भी यही था, उसके फिर 5 साल बाद वैकेंसी आई तो उसमें भी ये था, तो अभी भी यही है कि आपका 10वीं पास हो या फिर आपका क्या है, आईटीआई हो, इनमें से कोई एक चीज, और अप्रेंटाइज का जो सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। अब बात आती है इस पेपर का पैटर्न कैसा रहता है। इस पेपर के पैटर्न की अगर बात करें, 2026 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 25 में भी मोर और लेस ये है तो 26 में भी यही होगा। हम उम्मीद कम करके चल रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव आएगा। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 25 मार्क्स का। मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। यानी कि आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के, और 90 मिनट जो है आपका क्या है, ये आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि आपका 1 घंटा 30 मिनट, अगर सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, 1.5 घंटा हम लोग कह सकते हैं ये समय आपको दिया जाएगा पूरे पेपर को करने के लिए। ठीक है, अब आगे की बात करें, सबसे बड़ी बात जो आती है सिलेबस की, कि सिलेबस में आपके कौन कौन से प्रश्न कहां कहां पे से आ सकते हैं। तो ये मैं आपको मोटे मोटे टॉपिक बता रहा हूं प्रत्येक सब्जेक्ट के,
कि अगर आप इन पे अगर आप फोकस करके चलोगे, क्योंकि सभी के करेंगे, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो या साइंस हो, सबके आज मैं आपको क्या है मोटे मोटे टॉपिक्स बता देता हूं कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स पे आप क्या है अपना विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे प्राचीन इतिहास की बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, संगम एज, संगम जो आपके 3 संगम हुए थे, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट प्रश्न आता है कौन सा संगम किस जगह पे हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। इसके अलावा कौन कौन से यात्री आए थे किस देश से प्राचीन इतिहास में। इसके अलावा प्राचीन इतिहास से संबंधित किताबें, जैसे मेगस्थनीज ने इंडिका लिख दी। इसके अलावा आपकी क्या है मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, बहुत सारी पुस्तकें जो है हर्षवर्धन के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए थे, वो डायरेक्ट आपके प्रश्न यहाँ पूछने को बनते हैं। मध्यकालीन इतिहास की आज बात करूं तो मैं तुर्कों का आक्रमण, जिसमें आप महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी को पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत, बहुत ज्यादा ही डिमांडिंग ये सब्जेक्ट टॉपिक रहता है जब भी प्रश्न की बात आती है हिस्ट्री से। मुगल साम्राज्य, इसके अलावा बंगाल, अवध और हैदराबाद के कुछ साम्राज्य, मराठा साम्राज्य जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ना होता है। दक्षिण भारत के इसमें आप चोल, चेर और पांड्य पे फोकस कर सकते हो, ठीक है, उस पे से भी अब आपके प्रश्न आने लगे हैं। दक्षिण भारत में से चोल, चेर, पांड्य बहुत नॉर्मल प्रश्न आते हैं, आपको ज्यादा डीप नहीं घुसना है कि भैया अरे भैया 10वीं पास योग्यता मानी गई है तो फिर आप क्या है ऊपरी ऊपरी उसको पढ़ना होता है, यानी कि बहुत ज्यादा जाके चोलों के प्रशासन को पढ़ने बैठ गए तो चोल प्रशासन आपके आरआरबी ग्रुप डी में नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, आधुनिक इतिहास की बात करूं तो इसमें अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी पे से प्रश्न आएंगे। 1857 का विद्रोह, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके क्या है, जब आधुनिक इतिहास में से किसी आप पेपर बनाने वाले को बोलोगे तो वो बोलेगा कि चलो आधुनिक इतिहास में 1857 के विद्रोह से तो प्रश्न उठा ही लेते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1919 की जो घटनाएं हुई हैं वो सब आपके पेपर में आ सकती है। इसके अलावा 1919 से लेकर 39 तक और 1939 से 47 तक, मतलब सरल भाषा में अगर बोला जाए यहाँ पे तो 1885 जब आपकी कांग्रेस बन के तैयार हुई थी और जब तक आपका देश आजाद नहीं हो गया, इसके बीच की सभी घटनाएं आपके पेपर में पूछते हैं। और मैं आपको ये बता दूं आपका क्या है, ठीक है, ठीक है, इस आपको ये बता दूं कि इसमें आधुनिक इतिहास पे से अगर आप बोलोगे कोई हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन बना ले तो पेपर बनाने वाला क्या है हिस्ट्री में तीनों में, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, उसमें से कोशिश ये रहेगी कि भैया हम आधुनिक इतिहास में से प्रश्न उठाएंगे। वायसरॉय और गवर्नर जनरल, किस वायसरॉय के टाइम पे क्या हुआ, बिल्कुल पेपर में प्रश्न बनता है। आपकी क्या है अखबारों पे से क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने कौन सा अखबार निकाला था, ठीक है, इस पे से आपके पत्रिका कौन सी निकाली थी, इस पे से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा आपके किसानों से और जनजातीय आंदोलन उन पे से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो इसमें लोकेशन, भारत का विभाजन, नदियों पे से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, बांध पे से मिलेंगे, किस राज्य में कौन सा तालाब है। इसके अलावा झरने पे से प्रश्न आएंगे। फिर नदियां और उनकी सहायक नदी आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, क्या बोलूं मैं इस टॉपिक के बारे में, ये आप या तो पर्यावरण से जोड़ के देख लो या किसी और से, इस पे से प्रश्न आ जाते हैं। इसके अलावा पहाड़, चाहे उसमें हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली काफी चर्चा में है तो प्रश्न बन सकते हैं। विंध्यन, इसके अलावा सेंसस जो है जनगणना, अब आप इस जनगणना को क्या है या तो आप इकोनॉमिक्स में ले जाओ, ये इकोनॉमी का भी पार्ट है, चाहे आप इसे ज्योग्राफी में पढ़ लो, प्रश्न बनते ही हैं जब तक आपकी नई जनगणना नहीं हो जाएगी। 2011 की जनगणना से प्रश्न बनते रहेंगे। जंगल, मिट्टी। पॉलिटी की बात करूं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीके जीएस में, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपको यही मिलेगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें आपके क्या है प्रेसिडेंट आ जाएंगे, आपके क्या है वाइस प्रेसिडेंट इसमें पढ़ सकते हो। इसी में आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे आपको क्या है संसद भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको क्या है ज्यादा फोकस करनी पड़ेगी। अटॉर्नी जनरल हो गया, महान्यायवादी। फिर राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायालय पे से प्रश्न। इसके अलावा पंचायत और नगर पालिका, पॉलिटिकल डायमेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें आपका क्या है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग हो गया, सीएजी हो गया, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसके अलावा आपका इसमें क्या हो जाएगा, एससी एसटी का आयोग हो जाएगा, प्लस आपकी जो भी आपकी यूपीएससी इसी का पार्ट आ जाएगा। फिर आप क्या है इसमें फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया,
फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, इसके अलावा आपका क्या है, सिटीजनशिप, नागरिकता हो गई, इन पे से आपको प्रश्न, प्लस कौन से महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन, इस पे से आपके प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय, इसके अलावा इकोनॉमिक्स थ्योरी, पेमेंट एंड इनकम, राष्ट्रीय आय को आप कैसे निकाल सकते हैं उस पे से प्रश्न आ सकते हैं। फिर आरबीआई पे से तो प्रश्न आते ही आते हैं। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, आपने सीआरआर पढ़ा होगा, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर हो गया, बैंक रेट हो गया, इन पे से आपके प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा मनी एंड फंक्शन, बजट पे से तो क्वेश्चन करंट अफेयर में भी आते हैं। सरकार की कौन कौन सी नीतियां चल रही हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक्स प्लान, 5 ईयर प्लान इसमें आ जाएगा, इस पे से अभी भी प्रश्न बन रहे हैं। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना भले खत्म हो गई, प्रश्न इसमें आज तक आ रहे हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या फैसला लिया गया था। करंट अफेयर की बात करूं तो आपको करीबन करीबन 1 साल की करंट अफेयर मिनिमम पढ़ के जानी पड़ेगी। करंट अफेयर में से क्या क्या पढ़ोगे आप, कला संस्कृति, कौन से अवार्ड है, इकोनॉमी से संबंधित कोई नई किताब लॉन्च हुई है, कोई नई समिति, राष्ट्रीय न्यूज, जो लोग आपके चर्चा में हैं, जगह चर्चा में, रक्षा से संबंधित, किस आपके महीने में कौन सा दिवस किस लिए मनाया जाता है, गवर्नमेंट की योजनाएं, खेल से संबंधित, और आपसे क्या है, मुद्रा और राजधानी भी पूछी जा सकती है, किसकी नियुक्ति हुई है, कौन त्याग पत्र दी है। और रेलवे पे ज्यादा फोकस रखना करंट अफेयर में, क्योंकि रेलवे का पेपर देने जा रहे हो तो रेलवे पे से प्रश्न आपके ज्यादा हो सकते हैं। साइंस, बहुत सारे पेपरों में जीके जीएस का ही पार्ट है, पर यहाँ पे साइंस अलग से पूछी जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिजिक्स में मोशन, इसके अलावा आपकी ऊर्जा, बल, इकाई और उनको कैसे आप मेजर करोगे, रोशनी यानी कि आपकी लाइट्स, आपका तापमान, घनत्व, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री की बात करें तो एटम, मॉलिक्यूल, रोजमर्रा की जिंदगी में केमिस्ट्री आपकी क्या रहेगी, केमिकल रिएक्शन पे से प्रश्न, स्टेट ऑफ मैटर, आपकी आवर्त सारणी जो होती है, पीरियोडिक टेबल, उस पे से प्रश्न, धातु और अधातु, कार्बन और उसके कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड एंड मिक्सचर, एसिड बेस और सॉल्ट, ये बहुत नॉर्मल चीज है, घबरा मत जाना देख के। 10वीं पास योग्यता है तो उसी हिसाब से वैसे डायरेक्ट प्रश्न होंगे, बहुत ऐसा नहीं कि डीप आपको जाना पड़े। बायोलॉजी में आपको क्या है, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन, एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, प्लांट किंगडम, पौधे की आपकी एनाटॉमी, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, पौधे के टिश्यूज हो गए, जाइलम हो गए, फ्लोएम हो गए, ये सब आपने पढ़ा होगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का, जितने भी शरीर में सिस्टम होते हैं वो सब पढ़ने हैं, चाहे आपका नर्वस सिस्टम हो, कंकाल तंत्र हो, न्यूट्रिशन में आपके विटामिन वगैरह पढ़ने होंगे, पाचन तंत्र हो, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एंडोक्राइन जिसमें आपके हार्मोन पे से प्रश्न आते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बीमारी पे से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, इसमें से आते ही रहते हैं प्रश्न। ठीक है, एनवायरमेंट साइंस भी अब क्या है, आपका एक बहुत हॉट टॉपिक बन गया है, यहाँ पे से भी प्रश्न आ रहे हैं। इकोलॉजी, प्रदूषण पे से प्रश्न बहुत आ रहे हैं, चाहे आपका हवा का प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण, या फिर जल का प्रदूषण हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, आप कैसे कंजर्व कर सकते हो, ठीक है, प्रकृति को कैसे बचा सकते हो। इसके अलावा इन्वेंशन और डिस्कवरी, कौन से यंत्र जो है उसको किसके द्वारा आपका क्या है किया गया था, डिस्कवर। मैथ्स, आप ज्यादातर वही टॉपिक है जो आप अलग अलग एग्जाम्स में तैयारी कर रहे होंगे, वही है, ठीक है, बस इसकी जो वो आपकी क्या है लेवल आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा। इसमें सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास, अप्रोक्स वैल्यू, वर्गमूल, प्रतिशत, फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल, डेसिमल। फिर ग्राफ पे से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, पाई चार्ट से। इसके अलावा आइडेंटिटीज, अलजेब्रा की बात करें तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, यूनिट डिजिट, लीनियर इनइक्वालिटीज। प्रतिशत में आपका वही है, डायरेक्ट प्रश्न। नंबर सिस्टम में एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी, इंटीजर आपको देखने को मिलेंगे। एवरेज, अगर औसत की बात करें तो एवरेज हाइट, मनी एक्सपेंडिचर, एवरेज टेम्परेचर, ये सब जो है विविध प्रश्न है। तापमान पे से प्रश्न बनते हैं, औसत तापमान से, औसत हाइट से, औसत वेट से। इसके अलावा आगे की अगर बात की जाए, रेशो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल रेशो, कंपाउंड रेशो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, कंपाउंडो एंड डिविडेंड, फोर्थ प्रोपोर्शन, तीसरा अनुपात, उम्र से संबंधित प्रश्न, मीन प्रोपोर्शनल।
फिर मिक्सचर की बात करें, प्रॉब्लम ऑन मेकिंग अ मिक्सचर, ये मिक्सचर और एलिगेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही है। मेंसुरेशन की बात करें तो स्क्वायर पैसे प्रश्न, रेक्टेंगल, सर्कल, त्रिभुज, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, कोन, सिलेंडर, क्यूब, इस पे से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पिरामिड, प्रिज्म, स्फीयर, क्यूबॉइड। टाइम एंड वर्क, ये आपने पढ़ा ही होगा। पाइप और सिस्टर्न इसका पार्ट है। वर्क और वेज, कि ये लोग इतने समय में इतना काम करते हैं तो इतने लोग कितने में करेंगे, ये सब आपने वैसे भी पढ़ रखे होंगे। इसके अलावा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे से भी आपको क्या है, प्रश्न देखने को मिलेंगे। इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे से प्रश्न आते ही हैं। लाभ और हानि की बात करें, आपने खुद से पढ़ा होगा यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा जो आपका दुकानदार है वो इतना भ्रष्टाचार कर रहा है। पार्टनरशिप पे से प्रश्न, डिस्काउंट पे से प्रश्न, और नॉर्मल से प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नंबर सीरीज पे से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ज्योमेट्री पे से आपका क्या है, थ्योरम्स, कॉन्ग्रुएंस, टेंजेंट, इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री पे से आपको क्या है, प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस इसका पार्ट बनेगा। प्रोबेबिलिटी पे से आपके क्वेश्चंस कम ही देखने को मिलते हैं, इतने आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आते नहीं है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी की, कि रीजनिंग में आपको क्या सिलेबस देखने को मिलेगा। तो रीजनिंग में आपके वही जो आप ज्यादातर एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न एग्जाम में, वही आपको देखने को मिलेगा। जैसे एनालॉगी, वहीं बात करें किसकी, सीरीज की, आपको जिसमें आपकी अल्फाबेटिकल सीरीज भी हो सकती है, ABCD वाली, नंबर सीरीज भी हो सकती है, मिक्स यानी कि नंबर और अल्फाबेट दोनों की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आपने पढ़ा ही होगा। पजल्स पे से जो आपकी क्या है, यहाँ पे साथ में प्रश्न बनेंगे लॉजिकल पजल के, सीटिंग अरेंजमेंट के, एक व्यक्ति इसके सीधे हाथ पे बैठा है, ये इसके उल्टे हाथ पे बैठा है, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे होंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये एक व्यक्ति उत्तर में निकला, 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, दक्षिण मुड़ गया, पूर्व मुड़ गया, ये वाले प्रश्न आपने करे होंगे। इसके अलावा ब्लड रिलेशन के, फोटो में देख के उसने ये बोला कि ये मेरी, उसकी माँ की, इसकी, ये सब क्या जो फलाना रिश्ता है, ढिमका रिश्ता है, आप सब लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल एंड वर्ड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। वेन डायग्राम पे से प्रश्न आते हैं, चाहे लॉजिकल डायग्राम हो या वेन डायग्राम प्रॉब्लम, या फिर आपको सिलोक्स देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। कुछ लड़के लड़कियां हैं, इस टाइप के प्रश्न। मिसिंग नंबर जो है वो आपको मिलेगा। नॉन वर्बल रीजनिंग भी इसका पार्ट है, जिसमें आपसे मिरर इमेज, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी मिरर इमेज पानी में देखोगे तब कैसी दिखाई देगी, ये सब आपके प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। मिसिंग टर्म, काउंटिंग फिगर्स, ठीक है, आपको देखा होगा आपने, ये से कोई प्रश्न होता है कि इसमें आपके कितने ट्राइंगल है, इस तरीके से आपने प्रश्न खुद से आपने देख रखे होंगे। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो लेटर बेस्ड या आपका नंबर बेस्ड होगा, मीनिंग बेस्ड, जनरल नॉलेज बेस्ड भी आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है, इमेज या नंबर बेस्ड भी आपका क्या है, क्लासिफिकेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। वर्बल रीजनिंग पे से भी प्रश्न आ सकते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, असर्शन रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, या स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। बट याद रखना, इसका पेपर का जो लेवल होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, 10वीं का रहेगा। तो आज जो हमारा ये इवेंट रहा, इसमें मैंने आपको एक एक पद की जानकारी दी, सैलरी जो बताई वो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मैंने सिर्फ बेसिक पे बताया 18,000। सैलरी तो आपकी आराम से क्या है 35 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, वो भी 7वां वेतन आयोग, 8वां लगने वाला है तो उसमें तो और आपको ज्यादा ही देखने को मिलने वाली है, ठीक है। प्लस मैंने आपको यहाँ पे योग्यता भी क्लियर कर दी। तो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, पर नोटिस वायरल हो रहा है कि 22,000 से ज्यादा पद देखने को मिलेंगे। एक सही समय है, एक परफेक्ट समय है अपनी तैयारी शुरू करने का, और अभी भी आपके पास पर्याप्त, मैं मान के चलूंगा कि 6 महीने से ज्यादा ही है आपके पास। और तैयारी जो है, जो जंग वही जीती जाती है जिनकी तैयारी पहले से होती है। एंड टाइम पे जंग लड़ने जाओगे, तैयारी है नहीं, तो ये निश्चित है कि आपकी हार होगी। तो अगर आपकी 6-7 महीने बाद अभी कोई जंग है, मान के चले अगर पेपर है, अभी से तैयारी करोगे, अगर अभी से अपने हथियारों को क्या है पहना करोगे, तो सही समय पे आप क्या है उनका सही तरीके से प्रयोग कर पाओगे। तो मन लगा के मेहनत करते रहिए, मैं आगे भी आपके सामने आता रहूंगा और सारी इन्फॉर्मेशन लेके। उत्कर्ष क्लासेस से इसी तरह जुड़ते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, तब तक सोलो अपना प्यार, ध्यान से पढ़ाई करें, अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।